नमस्कार। आज हम दर्शन की एक नई यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा में हम जस्टिन गार्डर की नॉवल सोफीज वर्ल्ड पर चर्चा करेंगे, जो दर्शन के इतिहास के बारे में बताती है। ये नॉवल दर्शन में रुचि रखने वाले शुरुआती लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। यह यात्रा एक 14 साल की लड़की सोफी अमुंडसेन से शुरू होती है, जो नॉर्वे में रहती है। एक दिन सोफी को एक रहस्यमय पत्र मिलता है, जिसमें एक साधारण लेकिन गहरा सवाल लिखा होता है, तुम कौन हो? इस सवाल ने सोफी को सोचने पर मजबूर कर दिया और उसकी दार्शनिक यात्रा की शुरुआत हो गई। सवालों की यह श्रृंखला सोफी को जीवन, अस्तित्व, नैतिकता, ज्ञान और सच्चाई जैसे बड़े सवालों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। दर्शन का उद्देश्य भी यही है, हमें जीवन के इन बड़े सवालों का उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। जल्द ही सोफी की मुलाकात एक रहस्यमय शिक्षक अल्बर्टो नॉक्स से होती है, जो उसे दुनिया के महान दार्शनिकों के बारे में पढ़ाना शुरू करता है। वह सोफी को बताता है कि कैसे मानव इतिहास में लोग जीवन के मूल प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते आए हैं। सोफी की ये यात्रा उसे प्राचीन यूनान से लेकर आधुनिक समय तक के दार्शनिकों के विचारों से परिचित कराती है। इस प्रकार दर्शन का परिचय वह पहला कदम है, जिसमें सोफी को यह समझ में आता है कि जीवन के बड़े सवालों का उत्तर खोजने के लिए दर्शन एक महत्वपूर्ण साधन है। ये न केवल उसे अपने जीवन को समझने में मदद करता है, बल्कि उसे इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा होने का एहसास भी कराता है। अब हम उन प्रारंभिक दार्शनिकों के बारे में जानेंगे जिन्होंने दर्शन की नींव रखी। नंबर 1, थेल्स को पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है और वह प्राचीन ग्रीक शहर मिलेट्स से था। थेल्स का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत यह था कि सभी चीजों का मूल तत्व पानी है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी किसी न किसी रूप में पानी से बने हैं। थेल्स का मानना था कि पानी ही वह प्राथमिक तत्व है जो सभी पदार्थों का आधार है। थेल्स ने यह सिद्धांत प्राकृतिक घटनाओं को समझने के प्रयास में दिया, जो उस समय के धार्मिक और मिथकीय दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग था। थेल्स ने यह भी कहा कि पृथ्वी पानी पर तैर रही है और भूकंपों को उसने पानी के लहराने का परिणाम बताया। थेल्स का योगदान केवल दार्शनिक नहीं था, बल्कि वह एक ज्योतिषी और गणितज्ञ भी था। उन्होंने मिस्र में पिरामिडों की ऊंचाई मापने के लिए ज्यामिति का उपयोग किया और सौर ग्रहण की भविष्यवाणी की। थेल्स का दर्शन महत्वपूर्ण था क्योंकि उसने पहली बार तर्क और निरीक्षण के आधार पर दुनिया की उत्पत्ति की व्याख्या की, जिससे पश्चिमी दर्शन की शुरुआत हुई। नंबर 2, एनाक्सीमेंडर थेल्स का शिष्य था, लेकिन उसने अपने गुरु के विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पानी ही सब कुछ नहीं है। एनाक्सीमेंडर ने दावा किया कि सभी चीजें एक अज्ञात अनंत तत्व से उत्पन्न होती हैं, जिसे उसने एपेरॉन कहा। यह एपेरॉन कोई ठोस या जात तत्व नहीं है, बल्कि एक असीमित और अनंत शक्ति है जो सभी चीजों का स्रोत है। एनाक्सीमेंडर के अनुसार यह एपेरॉन वह मूल तत्व है जो सभी चीजों को जन्म देता है और अंत में सब कुछ उसमें विलीन हो जाता है। एनाक्सीमेंडर का यह विचार उस समय के धार्मिक विश्वासों से काफी अलग था, क्योंकि उसने दुनिया की उत्पत्ति को किसी विशेष देवता या तत्व से जोड़ने के बजाय एक अज्ञात शक्ति से जोड़ा। इसके अलावा एनाक्सीमेंडर ने एक विश्व मानचित्र भी बनाया और कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में एक स्वतंत्र रूप से तैरता हुआ गोलाकार पिंड है। इस प्रकार एनाक्सीमेंडर का योगदान न केवल दर्शन शास्त्र बल्कि भूगोल और खगोल शास्त्र में भी महत्वपूर्ण था। नंबर 3, एनाक्सीमेनीज जो एनाक्सीमेंडर का शिष्य था, ने अपने गुरु के विचारों को थोड़ा सरल और व्यावहारिक बनाया। उसने कहा कि सभी चीजों का मूल तत्व वायु हवा है। एनाक्सीमेनीज का मानना था कि वायु जब सघन होती है तो ठोस पदार्थ बनाती है, जैसे पानी, मिट्टी और पत्थर, और जब पतली होती है तो आग जैसी हल्की चीजें बनती हैं। इस प्रकार वायु को उसने सभी चीजों का आधार माना और कहा कि यह वायु ही है जो जीवन और प्रकृति के हर पहलू को प्रभावित करती है। एनाक्सीमेनीज का यह विचार भी तर्कसंगत था और उसने दुनिया की उत्पत्ति को एक प्राकृतिक तत्व से जोड़ने की कोशिश की। उसने ये भी कहा कि आत्मा भी वायु के रूप में शरीर में मौजूद होती है, जिससे वह जीवन को नियंत्रित करती है। इस प्रकार एनाक्सीमेनीज ने दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दुनिया की व्याख्या करने का प्रयास किया। नंबर 4, हेराक्लिट्स इफिसस का निवासी था
और वह दार्शनिकों में से एक था जिसने परिवर्तन और संघर्ष के विचार पर जोर दिया। हेराक्लिट्स का प्रसिद्ध कथन है, आप एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते, जिसका अर्थ है कि दुनिया में हर चीज लगातार बदल रही है। हेराक्लिट्स का मानना था कि दुनिया में एकमात्र स्थिर चीज परिवर्तन है। उसके अनुसार सभी चीजें लगातार बहती रहती हैं और कुछ भी स्थिर नहीं होता। हेराक्लिटस ने कहा कि दुनिया का मूल तत्व आग है, क्योंकि आग लगातार जलती रहती है और वस्तुओं को बदल देती है। उसका विचार था कि संघर्ष और विरोधाभास से ही विकास और परिवर्तन संभव होता है। हेराक्लिट्स का यह दृष्टिकोण उस समय के अन्य दार्शनिकों से काफी अलग था, जो स्थिरता और निरंतरता पर जोर देते थे। उसने यह भी कहा कि लोग अपने खुद के कारणों को समझ नहीं पाते, क्योंकि वे वास्तविकता के निरंतर परिवर्तन को नहीं समझते। नंबर 5, पार्मेनाइड्स हेराक्लिट्स के विचारों के विपरीत था। उसने कहा कि परिवर्तन और बहुलता एक भ्रम है और वास्तविकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। पार्मेनाइड्स का मानना था कि जो कुछ है वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसके अनुसार वास्तविकता एक है, अपरिवर्तनीय है और अविभाज्य है। पार्मेनाइड्स ने यह तर्क दिया कि इंद्रियां हमें धोखा देती हैं और हम जो भी परिवर्तन या विविधता अनुभव करते हैं वह केवल हमारी इंद्रियों का भ्रम है। पार्मेनाइड्स ने कहा कि वास्तविकता में कोई उत्पत्ति, विनाश या परिवर्तन नहीं होता। जो कुछ भी है वह एकमात्र वास्तविकता है और कोई भी चीज उसके बाहर नहीं हो सकती। उसका यह विचार तर्क और दर्शन शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने पहली बार यह सवाल उठाया कि हम जो कुछ भी देखते और अनुभव करते हैं वह वास्तव में वास्तविक है या नहीं। नंबर 6, जेनो पार्मेनाइड्स के शिष्य जेनो ने अपने गुरु के विचारों का समर्थन करने के लिए प्रसिद्ध तर्क पहेलियों दिए। जेनो के तर्कों का उद्देश्य यह दिखाना था कि गति और परिवर्तन असंभव हैं। उसके सबसे प्रसिद्ध तर्कों में से एक एखिलीज और कछुआ है। इस तर्क में जेनो ये दिखाता है कि अगर एखिलीज और कछुआ दौड़ में भाग लेते हैं और कछुआ एखिलीज से थोड़ा आगे होता है, तो एखिलीज कभी कछुए को पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर बार जब एखिलीज कछुए के स्थान तक पहुंचेगा तब तक कछुआ थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा और ये क्रम अनंत तक चलता रहेगा। जेनो ने इस तरह के तर्कों का उपयोग ये साबित करने के लिए किया कि जो चीज हमें वास्तविकता में दिखती है वह वास्तव में एक भ्रम है। जेनो का यह दृष्टिकोण पार्मेनाइड्स के विचारों को सुदृढ़ करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अनुभव कितने वास्तविक हैं। नंबर 7, एम्पेडोक्लीज एक बहुलवादी दार्शनिक था, जिसने कहा कि सभी चीजें 4 मौलिक तत्वों से बनी हैं: मिट्टी, पानी, वायु और आग। उसके अनुसार ये 4 तत्व विभिन्न मात्राओं में मिलकर हर चीज का निर्माण करते हैं। एम्पेडोक्लीज ने यह भी कहा कि दुनिया में 2 मौलिक शक्तियां काम करती हैं: प्रेम जो तत्वों को जोड़ती है और घृणा जो उन्हें अलग करती है। जब प्रेम तत्वों को जोड़ता है तो नए पदार्थ बनते हैं और जब घृणा उन्हें अलग करती है तो विनाश होता है। एम्पेडोक्लीज का यह दृष्टिकोण न केवल दुनिया की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, बल्कि वह यह भी बताता है कि प्रकृति में बदलाव और संतुलन कैसे होते हैं। उसने यह भी कहा कि ये 4 तत्व अविनाशी हैं और केवल उनकी व्यवस्था बदलती है, जिससे नई चीजें बनती और समाप्त होती हैं। नंबर 8, अनाक्सागोर्स एक और बहुलवादी दार्शनिक था, जिसने कहा कि सभी चीजें अनगिनत छोटे छोटे कणों से बनी हैं, जिन्हें उसने बीज कहा। अनाक्सागोर्स के अनुसार हर चीज में हर दूसरी चीज का अंश होता है, लेकिन जो चीज किसी विशेष मात्रा में होती है वही उसे परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी चीज में अधिक मात्रा में पानी के बीज होते हैं तो वह चीज पानी जैसी होगी। अनाक्सागोर्स ने यह भी कहा कि नूस या मस्तिष्क वह शक्ति है जो सभी चीजों को गति में लाती है और उन्हें एक व्यवस्थित रूप में डालती है। इस प्रकार अनाक्सागोर्स ने दुनिया की उत्पत्ति और संरचना के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें न केवल तत्वों की बहुलता थी। इन प्रारंभिक दार्शनिकों के विचार न केवल दर्शन शास्त्र की नींव बने, बल्कि उन्होंने हमें यह समझने में मदद की कि दुनिया कैसे काम करती है। इन विचारों की यात्रा दर्शन के विकास की कहानी को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आशा है कि आपको दर्शन का परिचय और प्रारंभिक दार्शनिकों की ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगले वीडियो में हम इन दार्शनिकों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।